नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। दोस्तों, मैं अभिषेक सुमन इस यूट्यूब सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी 2025 की परीक्षाओं के लिए यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सीरीज़ शुरू की हुई है और इसी प्रैक्टिस सीरीज़ में मैं आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। लास्ट हमने मेडिवल इंडिया से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए थे। आज भी मेरे पास मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कुछ मिसलेनियस सवाल हैं जो कि विभिन्न टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो कि एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से सेशन की शुरुआत करते हैं, जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ और मिसलेनियस सवालों के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एसएससी के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल आज का ये रहा। द इमाद शाही फैमिली वॉज नोन फॉर द फाउंडेशन ऑफ विच स्टेट? इमाद शाही परिवार किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है? दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब बहमनी साम्राज्य का पतन हुआ या बहमनी एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, तो बहमनी साम्राज्य ही 5 दक्षिण भारत के अलग अलग राजवंशों में या राज्यों में या वंशों में विभाजित हुआ। उन्हीं में से एक वंश है जिसमें इमाद शाही परिवार या इमाद शाही डायनेस्टी चला करती थी। आपको बताना है इसका संबंध किस क्षेत्र से है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो बरार क्षेत्र है, महाराष्ट्र का जो बरार है, यहीं पर इमाद शाही डायनेस्टी या इमाद शाही वंश की स्थापना हुई थी। क्योंकि जब बहमनी साम्राज्य का पतन हुआ, तो बहमनी साम्राज्य का पतन होने के ही बाद जो बरार था, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता था, वहीं पर इमाद शाही डायनेस्टी या इमाद शाही वंश की स्थापना हुई। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये बात कब की है, तो ध्यान रखेंगे 1490 ईस्वी की, यानी कि 15वीं शताब्दी में। एंड द फाउंडर ऑफ इमाद शाही डायनेस्टी वॉज, इमाद शाही वंश का संस्थापक हुआ या इसकी स्थापना हुई फतेह उल्लाह इमाद उल मुल्क के द्वारा। इसकी स्थापना फतेह उल्लाह इमाद उल मुल्क के द्वारा की गई। और स्वतंत्र रूप से बरार ने शासन किया या बरार में इमाद शाही वंश का शासन चला। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इनकी कैपिटल, इनकी राजधानी गाविलगढ़ हुआ करती थी। देयर कैपिटल वॉज गाविलगढ़। इनकी राजधानी गाविलगढ़ हुआ करती थी, लेकिन आगे चलकर 16वीं शताब्दी में इन 1574 लिखेंगे बरार वॉज मर्ज्ड इन अहमदनगर। लेकिन 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर का जब शासन हुआ करता था, उसी के शासनकाल में महाराष्ट्र के अहमदनगर क्षेत्र में या अहमदनगर राज्य में बरार का विलय कर दिया गया। और ध्यान रखेंगे, अहमदनगर साम्राज्य में ही सुल्तान मुर्तजा शाह हुआ करता था। सुल्तान मुर्तजा शाह हुआ करता था। इसी के द्वारा बरार पर आक्रमण करके बरार को जीत लिया गया और बरार का विलय अहमदनगर राज्य में कर दिया गया, जिसकी कैपिटल एलिचपुर हुआ करती थी। अहमदनगर की कैपिटल उस समय एलिचपुर हुआ करती थी। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 फॉर दिस क्वेश्चन इज बरार। बरार इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और बरार कहां पर है, तो ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र में। बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद इसकी स्थापना हुई थी। यहां पर इमाद शाही डायनेस्टी या इमाद शाही वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, अगला सवाल। इन द 15th century a text called dash is ascribed popularly
टू लोचन कवि। 15वीं शताब्दी में डैश नामक एक ग्रंथ को लोचन कवि से लोकप्रिय माना जाता है। ऑप्शंस में दिए गए हैं, सबसे पहले है हृदय प्रकाश, दूसरे ऑप्शन में है संगीत दर्पण, तीसरे ऑप्शन में है नप विलास, या चौथे ऑप्शन में है राग तरंगिणी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कवि लोचन के द्वारा एक रचित प्रसिद्ध ग्रंथ जो कि संगीत पर आधारित है, जो कि संगीत के विभिन्न रागों को वर्गीकृत करता है, और संगीत के रागों में जो थाट प्रणाली होती है उसी को देने वाले ही कवि लोचन थे, जो कि उन्होंने अपने ग्रंथ राग तरंगिणी के माध्यम से दिया था। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कवि लोचन के द्वारा या कवि लोचन के बारे में। ध्यान रखेंगे, कवि लोचन के ही द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जो कहलाता है राग तरंगिणी, और इसी राग तरंगिणी नामक ग्रंथ में संगीत के रागों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें संगीत के रागों का वर्गीकरण है। और ध्यान रखेंगे, संगीत की थाट प्रणाली, संगीत की थाट प्रणाली का उल्लेख भी राग तरंगिणी में ही कवि लोचन के द्वारा किया गया है। संगीत में विभिन्न थाट होते हैं, उसी के बारे में यहां पर बात की गई है। और ध्यान रखेंगे, कवि लोचन की अगर हम बात करें, इनका संबंध बिहार के मिथिला क्षेत्र से था। ये बिहार के मिथिला क्षेत्र से बिलोंग करते थे। इन्हीं के द्वारा राग तरंगिणी नामक एक ग्रंथ लिखा गया था, जो कि भारतीय संगीत पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा संगीत दर्पण भी दिया गया है। संगीत दर्पण की रचना दामोदर पंडित के द्वारा की गई है। इसके अलावा एक ऑप्शन में दिया गया है नप विलास, एक ऑप्शन में नप विलास भी दिया गया है, या इसे ये कहलाता है अनूप विलास। तो एक अनूप विलास नामक पुस्तक भी दी गई है, जिसकी रचना भारत के महान संगीतज्ञ कुमार गंधर्व के द्वारा की गई थी। 8 पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया में स्टैटिक जीके में इनके बारे में हम पढ़ते हैं। कुमार गंधर्व, इन्हीं के द्वारा अनूप विलास की रचना की गई थी, लेकिन राग तरंगिणी को रचा है कवि लोचन ने। अगला सवाल, हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल? स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की? सबसे पहले ऑप्शन में दिया है अली वर्दी खान। आप अच्छी तरीके से जानते हैं अली वर्दी खान बंगाल का नवाब हुआ करता था, जो कि 1740 ईस्वी से लेके 1756 ईस्वी तक बंगाल का सबसे महान नवाब माना जाता है, जो कि सरफराज खान को पराजित करके बंगाल का क्या बना था? अगला नवाब बना था। दूसरे में दिया है मुर्शीद कुली खान, जो कि 1713 ईस्वी से लेके 1727 ईस्वी तक बंगाल का प्रथम नवाब बना। और क्योंकि बंगाल का प्रथम नवाब ही मुर्शीद अली खान था, इसीलिए मुर्शीद कुली खान के ही द्वारा स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की गई थी। इसके बाद ऑप्शन में देता है सरफराज खान और एक देता है सुजाउद्दीन। तो ध्यान रखेंगे, 1727 से लेकर 1739 तक बंगाल का नवाब सुजाउद्दीन रहा, और 1739 से लेकर मात्र एक वर्ष 1740 तक बंगाल का नवाब रहा सरफराज खान। लेकिन हम सब जानते हैं कि घेरिया के युद्ध में सरफराज खान को ही पराजित करने के बाद अली वर्दी खान बंगाल का अगला नवाब बना, जो कि अगले 16 वर्षों तक बंगाल का नवाब रहा। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? मुर्शीद कुली खान के बारे में, क्योंकि मुर्शीद कुली खान ने ही स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की थी। मुर्शीद कुली खान को मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा सन 1700 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। ये बंगाल का सूबेदार हुआ करता था, और बंगाल कभी मुगल साम्राज्य के ही अधीन एक सूबा हुआ करता था। इसके जन्म का नाम सूर्य नारायण मिश्रा था। कहने का मतलब ये जन्म से हिंदू हुआ करता था।
हिज बर्थ नेम वॉज सूर्य नारायण मिश्रा, लेकिन आगे चलकर इसने इस्लाम धर्म अपनाया और ये कहलाया मुर्शीद कुली खान, जो कि बंगाल का सूबेदार हुआ करता था। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब भारत का मुगल बादशाह फर्रुखशियर बना 1713 ईस्वी में, तो इसने खुद को बंगाल में स्वतंत्र घोषित कर दिया। अभी तक बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी। इसने बंगाल की राजधानी को ढाका से मकसूदाबाद स्थानांतरित किया। ही मेड हिज कैपिटल टू मकसूदाबाद। और आप जानते होंगे मकसूदाबाद बंगाल का वो शहर है जो कभी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के द्वारा बसाया गया था, लेकिन इसी ने मकसूदाबाद का नाम बदलकर अपने ही नाम पर मुर्शिदाबाद कर दिया और बंगाल की राजधानी बन गई मुर्शिदाबाद, जो कि पहले मकसूदाबाद कहलाती थी। और इतना ही नहीं, वहीं पर इसने अपने ही शासनकाल में 1723-24 ईस्वी में एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे कटरा मॉस्क्यू या जिसे कटरा मस्जिद कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे, इसकी मृत्यु हो जाने के बाद इसको इसी स्थान पर दफना भी दिया गया। तो बंगाल या स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना करने वाला था मुर्शीद कुली खान। अब क्वेश्चन यहां पर फाउंडर ऑफ बंगाल पूछा है, आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि हु वाज फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का सबसे पहला नवाब कौन था? तो ध्यान रखेंगे मुर्शीद कुली खान। ये पहले बंगाल का सूबेदार था, लेकिन इसी ने खुद को मुगलों से स्वतंत्र घोषित किया था, इंडिपेंडेंट घोषित किया था। नेक्स्ट, अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द महाराणा ऑफ मेवाड़ and composed a book on music called संगीत राज? निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक लिखी थी? अब सबसे पहले ऑप्शन में देता है महाराणा सांगा। तो हम सब जानते हैं राणा सांगा मेवाड़ के शासक हुआ करते थे, बाबर के समकालीन थे। इनका वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। अगले दिए हैं महाराणा प्रताप। तो आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप राणा सांगा के ही पौत्र या ग्रैंडसन हुआ करते थे। ये भी सिसोदिया वंश से बिलोंग करते थे, मेवाड़ के शासक थे, मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। तीसरे ऑप्शन में दिया है महाराणा कुंभा और एक दिया है महाराणा उदय सिंह। उदय सिंह राणा सांगा के पुत्र और महाराणा प्रताप के पिता हुआ करते थे। ध्यान रखेंगे, संगीत राज नामक पुस्तक महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई थी। और अगर हम महाराणा कुंभा की बात करें तो दोस्तों आप जानते हैं महाराणा कुंभा का संबंध सिसोदिया डायनेस्टी से हुआ करता था या सिसोदिया राजवंश से हुआ करता था। और अगर राणा कुंभा के हम शासनकाल या रूलिंग पीरियड के बारे में बात करें तो लगभग 1433 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी तक राणा कुंभा के ही द्वारा सिसोदिया राजवंश में शासन किया गया मेवाड़ में। इन्हीं के द्वारा तो अपने नाम पर कुंभलगढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। कहने का मतलब है ऑप्शन में हमें चारों के चारों सिसोदिया राजवंश के ही शासकों का नाम मिला है, लेकिन नाम ध्यान रखेंगे, संगीत राज नामक पुस्तक की रचना राणा कुंभा के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखिए, नेम द भक्ति सेंट फ्रॉम साउथ इंडिया हु वॉज इनिशियली अ जैन एंड अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ द चालुक्य किंग इन द 12th सेंचुरी। दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री हुआ करते थे। ऑप्शन दिया है सबसे पहले कराईकल अमैयर, दूसरा है बसवन्ना, तीसरा है एकनाथ और चौथा है तल्लापका
अन्नमाचार्य। तो ध्यान रखेंगे बसवन्ना को ही वो भक्ति संत माना जाता है जो पहले जैन समुदाय के हुआ करते थे और चालुक्यों के दरबार में मंत्री हुआ करते थे। यहां पर बात की गई है बसवन्ना के बारे में। 12वीं शताब्दी में चालुक्यों के ही दरबार में ये मंत्री हुआ करते थे। अगला सवाल देखिए, द 11th century structure of भोजशाला in the state of मध्य प्रदेश was constructed under the patronage of which dynasty? मध्य प्रदेश राज्य में 11वीं शताब्दी के भोजशाला संरचना का निर्माण किस राजवंश के संरक्षण में किया गया था? अब सबसे पहले पता होना चाहिए भोजशाला क्या है। ध्यान रखेंगे भोजशाला सरस्वती माता का एक टेम्पल है, एक मंदिर है। ये सरस्वती माता का एक मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश के धारा या धार जिले में है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं राजपूत काल की अगर हम बात करें, राजपूत एरा की अगर हम बात करें, तो दोस्तों राजपूत काल में 9th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक, 9th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक मालवा में परमार डायनेस्टी के द्वारा रूल किया गया। परमार डायनेस्टी ऑफ मालवा, यानी कि मालवा का परमार वंश। और ध्यान रखेंगे परमारु की ही सबसे पहली राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। एंड देन इन्होंने धारा या धार को ही अपनी राजधानी या कैपिटल बनाया था। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं परमारु का ही सबसे महान शासक हुआ। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी वॉज राजा भोज। परमारु का ही सबसे महान राजा हुआ है राजा भोज। इसका मतलब यहां पर पूछा गया है भोजशाला संरचना, इसका निर्माण परमारों के द्वारा करवाया गया था या परमार राजवंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, इज ऑप्शन बी। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द टूम्ब ऑफ अहमद शाह अल वली बहमनी बिल्ट? अहमद शाह अल वली बहमनी का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर बना है? अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं अगर हम बहमनी एम्पायर की बात करें, अगर हम बहमनी साम्राज्य की बात करें तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही या समकालीन दक्षिण भारत में दो साम्राज्यों का उदय हुआ, विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक में और दूसरा दक्कन में बहमनी एम्पायर या बहमनी साम्राज्य। क्योंकि दक्षिण भारत की बात हुई है, सबसे पहले ऑप्शन में है फतेहपुर सीकरी, तो आप जानते हैं फतेहपुर सीकरी तो भाई साहब आगरा में है, उत्तर भारत में, यहां पर बहमनी साम्राज्य नहीं था। आगरा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर भारत में, इसका कोई संबंध बहमनी साम्राज्य से नहीं है। अजमेर राजस्थान में है और अजमेर कभी चौहानों की राजधानी हुआ करती थी, चौहान वंश की राजधानी हुआ करती थी। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अश्तूर। अश्तूर या अस्तूर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहीं पर अहमद शाह अल वली बहमनी का मकबरा है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन ऑड वन आउट से करना था हमें पता है कि 3 शहर ऑप्शंस में ऐसे दिए हैं जो कि उत्तर भारत में एग्जिस्ट करते हैं और बहमनी साम्राज्य तो दक्षिण भारत का साम्राज्य था। तो स्वाभाविक सी बात है एक ही ऑप्शन में है अस्तूर जो कि दक्षिण भारत में है, बाकी तीनों के तीनों शहर उत्तर भारत में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए अस्तूर विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, द होयसलेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ट with which of the following stones by a Hoysal king in 1150?
होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण 1150 में होयसल राजा द्वारा निम्नलिखित में से किस पत्थर से किया गया था? सबसे पहला है डार्क शिस्ट स्टोन, उसके बाद है व्हाइट मार्बल, सफेद संगमरमर, सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर, या ग्रे बेसॉल्ट यानी कि ग्रे बेसॉल्ट। तो ध्यान रखेंगे होयसल साम्राज्य दक्षिण भारत में कर्नाटक में, दक्षिण भारत के कर्नाटक में ही हुआ करता था होयसल डायनेस्टी। या होयसल राजवंश, जिनकी कैपिटल, जिनकी राजधानी द्वार समुद्र हुआ करते थे। इसी के राजाओं के द्वारा होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण 1150 में होयसल राजा के द्वारा करवाया गया था, जिसके लिए डार्क सिस्ट स्टोन या डार्क सिस्ट पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। राइट आंसर इज ऑप्शन 1 फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, उदयपुर वॉज फाउंडेड बाय डैश आफ्टर द फॉल ऑफ चित्तौड़ टू अकबर इन 1568। 1568 में चित्तौड़ के अकबर के हाथों पतन के बाद उदयपुर की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी। दोस्तों आप जानते हैं जब भारत का मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुआ करता था, अकबर का शासनकाल आप सब जानते हैं 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर के ही शासनकाल में 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ मिशन हुआ या चित्तौड़ अभियान हुआ, और मुगलों की सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ का पतन कर दिया। और आप जानते हैं जिस समय की ये बात है उस समय राणा सांगा के पुत्र महाराणा उदय सिंह ही चित्तौड़ के शासक हुआ करते थे, और आप जानते होंगे कि राणा उदय सिंह के ही द्वारा राजस्थान में उदयपुर नामक शहर की स्थापना की गई। और आप जानते हैं उदयपुर इज फेमस फॉर लेक्स, ये झीलों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको वेनिस ऑफ ईस्ट कहा जाता है, पूर्व का वेनिस। इटली में एक शहर है वेनिस, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो कि पूरा का पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। वहां पर सड़कें नहीं, सड़कों के स्थान पर क्या होता है पानी, और बोट का इस्तेमाल करके ही लोग वहां पर सारे के सारे कार्य करते हैं। उसकी तुलना उदयपुर से की गई है, और उदयपुर को कहा जाता है वेनिस ऑफ ईस्ट, जिसकी स्थापना राणा उदय सिंह के द्वारा की गई थी। सवाई जयसिंह ऑप्शन में दिया गया है, तो आप जानते हैं भाई सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर शहर की स्थापना हुई थी, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। राजा भारमल, राजा मानसिंह, दोनों के दोनों कछवाहा वंश के राजा हुआ करते थे, आमेर के शासक हुआ करते थे। लेकिन राणा उदय सिंह हुआ करता था चित्तौड़ का शासक, जिसने उदयपुर नामक शहर की स्थापना की थी। अगला सवाल, Which architectural style of India was distinguished by the use of overhanging balconies and arched cornices? भारत की कौन सी स्थापत्य शैली लटकते हुए बालकनियों और धनुषाकार कंगनियों के उपयोग से प्रतिष्ठित थी? राजपूत, सिख, नगर या मुगल? तो हम सब जानते हैं इस शैली को, इस कला को राजपूत शैली कहा जाता था, और इसी शैली में जयपुर शहर में एक मॉन्यूमेंट बना है, एक इमारत बनी है, जो कि हवा महल कहलाती है। राजपूत शैली का इस्तेमाल करके ही हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? राजा सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई राजा प्रताप सिंह के द्वारा जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया गया था, जो कि एक उदाहरण है राजपूतों की स्थापत्य शैली का। इसके अलावा सिख, तो आप जानते हैं अमृतसर में जो हरमंदिर साहिब है, या जिसे हम गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, वो सिख शैली में बना है।
इसके अलावा नागर शैली में ही नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स, जो उत्तर भारतीय मंदिर हैं, उन्हें नगर शैली में ही बनाया जाता था। और मुगल शैली की बात करें तो हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं भाई। ताजमहल है, दिल्ली का रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है, हुमायूंस टूम्ब है। सारी की सारी वो इमारतें हैं जो कि मुगल शैली में बनाई गई हैं। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज राजपूत। अगला सवाल, अनंगपाल वॉज अ रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? अनंगपाल किस वंश का शासक था? पहले में है राजपूत डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी या खिलजी डायनेस्टी। तो हम सब जानते हैं राजपूत डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे अनंगपाल तोमर, और राजपूतों की ही एक डायनेस्टी थी जो कहलाती थी तोमर डायनेस्टी, तोमर वंश। 11th सेंचुरी में दिल्ली पर शासन किया तोमरों ने, और तोमर राजवंश का ही एक महान शासक हुआ जिसका नाम था अनंगपाल तोमर। और अनंगपाल तोमर के ही द्वारा बसाई गई थी दिल्ली। ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ दिल्ली। अनंगपाल तोमर के ही द्वारा दिल्ली की स्थापना की गई थी। तो अनंगपाल तोमर का संबंध किस राजवंश से हुआ? राजपूत राजवंश से। अगला सवाल, द अहोम किंगडम इन इंडिया वॉज लोकेटेड इन द डैश? भारत में अहोम साम्राज्य डैश में स्थित था। तो आप जानते हैं अहोमों का साम्राज्य तो असम में हुआ करता था। ऑप्शन दिया है छोटा नागपुर प्लेटू, जी नहीं। विंध्य, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मपुत्र घाटी या तटीय ओडिशा? दैट वाज इन ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रह्मपुत्र घाटी। ब्रह्मपुत्र घाटी में ही अहोम एम्पायर या अहोम साम्राज्य हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे, द फाउंडर ऑफ अहोम एम्पायर, द फाउंडर ऑफ अहोम एम्पायर या अहोम साम्राज्य का संस्थापक छोलुंग सुकफा को माना जाता है। छोलुंग सुकफा के द्वारा छोलुंग सुकफा के द्वारा 13th सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में, 13th सेंचुरी या 13वीं शताब्दी में स्थापना की गई थी अहोम साम्राज्य की, जो कि ब्रह्मपुत्र घाटी में हुआ करता था। अगला सवाल, व्हाट डिड द मेडिवल टर्म रक्स मीन? मध्यकालीन शब्द रक्स का क्या अर्थ था? ऑप्शन में दिया है डांसिंग, सिंगिंग, चैंटिंग या रिचुअल। तो ध्यान रखेंगे, डांसिंग या नृत्य शैली को ही क्या कहा जाता था? रक्स कहा जाता था। नेक्स्ट, भक्ति सेंट्स नयनार्स वर डिवोटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स? भक्ति संत नयनार निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? तो आप जानते हैं दोस्तों, अगर हम साउथ इंडियन सेंट्स की बात करें, अगर हम दक्षिण भारतीय संतों के बारे में बात करें या साउथ इंडियन सेंट्स के बारे में बात करें, तो 6th सेंचुरी से लेकर 8th सेंचुरी तक जो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन हुआ, उसके तहत ये सेंट्स दो भागों में विभाजित हुए। एक कहलाते थे नयनार्स और एक कहलाते थे अलवार्स। जो नयनार हुआ करते थे वो शिव भक्तों का, संतों का एक समुदाय हुआ करता था, जिसमें 63 सेंट्स, जिसमें 63 संत हुआ करते थे। और अलवारों की बात करें तो ये लॉर्ड विष्णु या भगवान विष्णु के उपासक संत हुआ करते थे। इसका मतलब राइट आंसर इज शिव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज शिवा। अगला सवाल,
विच अमंग द फॉलोइंग फोर्ट्स वॉज प्रिंसिपल कैपिटल ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी इन हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सा किला हैदराबाद में कुतुब शाही वंश का प्रमुख राजधानी थी? तो हम सब जानते हैं दैट वाज गोलकुंडा फोर्ट, क्योंकि गोलकुंडा फोर्ट ही कहां पर है? हैदराबाद में। इसका निर्माण कभी 11th-12th सेंचुरी में काकातीय किंगडम या काकातीय साम्राज्य के शासकों के द्वारा करवाया गया था। आगे चलकर जब कुतुब शाही डायनेस्टी गोलकुंडा में आई तो उसी के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। इनकी राजधानी हुआ करती थी। ऑप्शन में राजगढ़ फोर्ट भी दिया हुआ है। राजगढ़ के किले का निर्माण छत्रपति शिवाजी के द्वारा करवाया गया था। लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया। राइट आंसर विल बी गोलकुंडा फोर्ट, क्योंकि हैदराबाद में है गोलकुंडा का किला, जो कि कुतुब शाही डायनेस्टी की राजधानी हुआ करती थी, कैपिटल हुआ करती थी। आज भी है गोलकुंडा का किला। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाय द रोमन राइटर प्लिनी द एल्डर? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर के द्वारा लिखी गई? सबसे पहले ऑप्शन में देता है इंडिका। तो आप जानते हैं इंडिका तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है, लेकिन ध्यान रखेंगे नेचुरल हिस्ट्री प्राकृतिक इतिहास वो पुस्तक है जिसको प्लिनी के द्वारा लिखा गया था। प्लिनी के द्वारा लिखी गई है नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी के द्वारा रचित पुस्तक है जो कहलाती है नेचुरल हिस्ट्री। इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत हुआ करता था। ज्योग्राफिका की बात करें तो ये स्ट्रैबो के द्वारा लिखी गई है। स्ट्रैबो के द्वारा लिखित पुस्तक कहलाती है ज्योग्राफिका। और ध्यान रखेंगे विलियम एच शॉफ के द्वारा लिखी गई है पुस्तक, जो कि एरिथ्रियन सागर का पेरिप्लस या पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी कहलाता है। नेक्स्ट अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बिकेम द कैपिटल ऑफ बंगाल इन 1704? निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना? अब 1704 में आप जानते हैं बंगाल का सूबेदार हुआ करता था मुर्शीद कुली खान, और मुर्शीद कुली खान के ही द्वारा बंगाल की राजधानी को ढाका से मकसूदाबाद लाया गया था, और मकसूदाबाद ही आगे चलकर क्या कहलाया? मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, which of the following statement is correct with respect to the प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स? प्रशस्ति और भूमि अनुदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रशस्तियों की रचना विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा की जाती थी। भाई बिल्कुल सही बात है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति को हरिसेन ने लिखा, जो कि उसके दरबारी कवि हुआ करते थे, और दक्षिण भारत में पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति को उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखा। दोनों ही ब्राह्मण थे भाई। Kings often rewarded Brahmins by grants of land which were recorded on copper plates. राजा प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देकर पुरस्कृत किया करते थे, जिसका विवरण ताम्रपत्रों पर दर्ज है। बिल्कुल किया करते थे ऐसे राजा, क्योंकि आप जानते हैं कि आंध्र सातवाहन वंश के राजा ही भारत के इतिहास में वो सबसे पहले शासक माने जाते हैं जिन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान करने की शुरुआत की थी। इसका मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल देखिए, द क्राफ्ट्स पर्सन्स ऑफ बीदर वर सो फेम्ड फॉर देयर इनले वर्क इन डैश। बीदर के शिल्पकार डैश में अपने जड़ाऊ कार्य के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे। भाई साहब, बीदर कभी बहमनी साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद बीदर में ही बरीद शाही वंश
की स्थापना हुई, बीदर इंडिपेंडेंट हो गया। और ध्यान रखेंगे, यहां के शिल्पकार, यहां के कारीगर तांबे और चांदी पर जड़ाऊ के काम के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज कॉपर एंड सिल्वर। नेक्स्ट, in 1342 one of the nobles, Haji Ilyas Khan, united Bengal and became its ruler under the title of Dash and laid the foundation of the Ilyas Shah dynasty। 1342 ईस्वी में एक कुलीन हाजी इलियास खान ने बंगाल को एकीकृत किया और डैश की उपाधि के तहत उसका शासक बन गया और इलियास शाह वंश की नींव रखी। ये कहलाया शमसुद्दीन इलियास खान, गयासुद्दीन आजम, सुल्तान अबू अल मुजाहिद या सुल्तान सैफ उद्दीन। तो ध्यान रखेंगे, इसके द्वारा बंगाल को स्वतंत्र किया गया और उपाधि धारण की गई शमसुद्दीन की, और ये कहलाया शमसुद्दीन इलियास खान या इलियास शाह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, हु वॉज द आर्किटेक्चर या आर्किटेक्ट ऑफ द फेमस मैसूर पैलेस इन कर्नाटका। कर्नाटक के प्रसिद्ध मैसूर पैलेस का वास्तुकार कौन था। ऑप्शन में दिया है हेनरी इरविन, विलियम एमरसन, फेडरिक विलियम स्टीवंस या एडविन लुटियंस। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हेनरी इरविन के द्वारा ही मैसूर पैलेस की स्थापत्य कला को डिजाइन किया गया था। आप जानते हैं मैसूर पैलेस इज नोन एज द रॉयल हाउस ऑफ वोडियार डायनेस्टी ऑफ मैसूर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद आप जानते हैं 1799 ईस्वी में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, तो टीपू सुल्तान के मरने के बाद वोडियार राजवंश के शासकों ने ही लॉर्ड वेलिजली के साथ सहायक संधि की और मैसूर में वोडियार राजवंश की स्थापना हुई। रॉयल फैमिली आज भी रहती है, रॉयल फैमिली वहां पर आज तक एग्जिस्ट करती है, आज भी रहती है। नेक्स्ट, अगले ऑप्शन में है द विमाना इन द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज यूजुअली इन विच शेप। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में विमान आमतौर पर किस आकार का होता है। सेमी सर्कल या अर्ध वृत्ताकार, सिलिंड्रिकल बेलनाकार, पिरामिडल यानी कि पिरामिड नुमा या आयताकार। तो ध्यान रखेंगे, ये पिरामिड नुमा होता है या पिरामिडल इसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ फोर्ट। एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, इसे मूल रूप से मंगल के नाम से जाना जाता था। इट वॉज बिल्ट ऑन अ हिल टॉप इन 1143। इसे 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। अब आपको पता होना चाहिए उपयुक्त वाक्यों में किस किले की बात की जा रही है। सबसे पहले दिया है चित्रदुर्ग फोर्ट या चित्रदुर्ग का किला, जो कि कर्नाटका में है, और इसका निर्माण चालुक्य और होयसल राज्यों के शासकों के द्वारा करवाया गया था। अगला है दौलताबाद का किला या दौलताबाद फोर्ट, जो कि महाराष्ट्र के देवगिरी में हुआ करता था। इसका निर्माण देवगिरी के यादव डायनेस्टी, यादव वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। अगला है किला अगवाड़ा, ये गोवा में है, जिसका निर्माण पुर्तगालियों के द्वारा करवाया गया था। लेकिन यहां पर बात किसके बारे में हो रही है, यहां पर बात गोलकुंडा के किले के बारे में हो रही है, जिसका निर्माण हैदराबाद में कुतुब शाही डायनेस्टी या कुतुब शाही वंश के द्वारा करवाया गया था।
राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज गोलकुंडा फोर्ट, गोलकुंडा का किला। नेक्स्ट, द एंशियंट नीमराणा बावरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। प्राचीन नीमराणा बावड़ी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में है? आपने नीमराणा फोर्ट का नाम सुना होगा जो कि राजस्थान के अलवर में स्थित है। ऑप्शंस में है अजमेर, अलवर, बीकानेर या जयपुर। नीम राणा फोर्ट और नीम राणा बावड़ी राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट या अलवर जिले में है। नेक्स्ट, अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द टाइटल ऑफ उत्तरापथ स्वामी। निम्नलिखित में से किसे उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई थी? ऑप्शंस है महिपाल, देवपाल, धर्मपाल या गोपाल। तो हम सब जानते हैं यहां पर बंगाल के पाल वंश के बारे में बात की गई है और इसमें सबसे महान शासक हुआ धर्मपाल। इसी को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई थी। पाल डायनेस्टी ऑफ बंगाल, ये बंगाल के पाल वंश का शासक था, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इसी के द्वारा बिहार में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाई गई थी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही बनता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? पाल शासक धर्मपाल ने। अगला सवाल, हु वॉज द रूलर ऑफ मैसूर इन 1761। 1761 में मैसूर का शासक कौन था? सबसे पहले दिया है बाजीराव, तो हम सब जानते हैं बाजीराव मराठाओं का पेशवा शासक हुआ करता था, यानी कि ये मराठा साम्राज्य से संबंधित था। मुर्शीद कुली जाफर खान, हम सब जानते हैं ही वॉज फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, ये बंगाल का सबसे पहला नवाब था। अगला है हैदर अली या निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क फौज फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद, लेकिन यहां पर पूछा है मैसूर, तो हम सब जानते हैं स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली के द्वारा की गई थी। हैदर अली 1761 में मैसूर का शासक हुआ करता था, एकमात्र राजा दक्षिण भारत का जो अंग्रेजों से कभी भी नहीं हारा। और पिछले सेशन में हमने बात भी की थी कि 1782 में सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए ये मारा गया था और इसी का उत्तराधिकारी फिर मैसूर का अगला शासक टीपू सुल्तान बना। अगला सवाल, इन 1590 द गोविंद देव टेम्पल ऑफ वृंदावन नियर मथुरा वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम डैश सैंडस्टोन। ओके, 1590 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण डैश बलुआ पत्थर से करवाया गया था, दैट वाज रेड। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखेंगे, दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय सवाई मानसिंह ऑफ आमेर और अंबर फोर्ट। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के समकालीन था राजा मानसिंह, जो कि अकबर का सेनापति हुआ करता था और ये आमेर का शासक भी था, मानबाई का भाई भी था, हरखा बाई का भतीजा भी था और भगवान दास का पुत्र भी था। इसी के द्वारा ध्यान रखेंगे मथुरा के समीप वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो कि लाल बलुआ पत्थर से हुआ। द बुक मान कौतूहल वॉज कंपाइल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ मेडिवल इंडिया। मान कौतूहल पुस्तक मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा संकलित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शंस है मानसिंह तोमर, कृष्ण द्वितीय, परांतक वीर नारायण या राजशेखर वर्मन। इस पुस्तक को संकलित किया गया था राजा मानसिंह तोमर के द्वारा, जो कि ग्वालियर का शासक हुआ करता था। मानसिंह अलग है, मानसिंह तोमर अलग है। मानसिंह जो कि सवाई मानसिंह है, आमेर के कछवाहा वंश का राजा है, और राजा मानसिंह तोमर की अगर हम बात करें तो ये ग्वालियर के शासक कहलाते हैं भाई। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संगीतज्ञ हुआ करते थे और ध्रुपद गायन के संरक्षक भी थे।
गायन शैली में सबसे पुरानी शैली ही कौन सी मानी जाती है? ध्रुपद मानी जाती है। अगला सवाल, किंग ललितादित्य मुक्तापीड रूल्ड ओवर डैश। राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने डैश पर शासन किया। जल्दी से बता दीजिए। ललितादित्य मुक्तापीड का नाम आपने सुना होगा, जो कि कश्मीर का शासक हुआ करता था। ही वॉज द रूलर ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट, अगला है, चंद्रनगर वॉज एस्टेब्लिश एज अ फ्रेंच कॉलोनी इन 1673 ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम डैश then नवाब ऑफ बंगाल टू एस्टेब्लिश अ ट्रेडिंग पोस्ट टू द राइट बैंक ऑफ द रिवर हुगली। दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बंगाल में अंग्रेज अपनी सबसे पहली फैक्ट्री हुगली नदी के ही किनारे इन्होंने स्थापित की थी, और गोविंदपुर, सूतानदी और कालिकाता नामक 3 गांवों को मिलाकर इन्होंने कलकत्ता की स्थापना की। तो कलकत्ता ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर में शासन करने या व्यापार करने का अधिकार मिला था। उस समय पूछा गया है 1673 ईस्वी में। तो आप जानते हैं 1673 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था, और औरंगजेब का ही एक सूबेदार उस समय बंगाल का इब्राहिम खान हुआ करता था। इब्राहिम खान से ही इजाजत लेकर, परमिशन लेकर फ्रांसीसियों के द्वारा चंद्रनगर में व्यापार की शुरुआत की गई थी। हाफिज वॉज अ डैश सेंचुरी पोएट हुज कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज नोन एज दीवान और दीवाने हाफिज। हाफिज एक डैश सदी के कवि थे जिनकी कविताओं का संग्रह दीवान या दीवाने हाफिज के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखेंगे, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 14th century. He was a Persian poet. ये एक फारसी या ईरानी कवि हुए हैं जिन्हें हाफिज के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सूफी ट्रेडिशंस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड समा। सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, रेसिटेशन ऑफ अ सैक्रेड सॉन्ग्स, पवित्र गीतों का पाठ करना ही क्या कहलाता है? समा कहलाता है। जब हम किसी चीज को सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं तो बोलते हैं ना कि इसने समा बांध दिया। वही समा शब्द इस्तेमाल हुआ है किसके लिए? पवित्र गीतों के पाठ के लिए। नेक्स्ट, डैश वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन रूलर्स टू लीड एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1824 अगेंस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डैश 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हड़प नीति के कार्यान्वयन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शंस दिए हैं कित्तूर चेन्नम्मा, तितु मीर जई राजगुरु या पज हस्सी राजा। ही वॉज कित्तूर चेन्नम्मा। नेक्स्ट, रंगघर वन ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट एम्फीथिएटर्स वाज बिल्ट बाय द किंग ऑफ द डैश डायनेस्टी। अब सबसे पहले पता होना चाहिए रंगघर नाम का एक रंगमंच, एक एम्फीथिएटर कहां पर है भाई? ये असम में स्थित है। और आप जानते हैं कि असम में कौन सा राजवंश हुआ करता था? अहोम डायनेस्टी, अहोम राजवंश। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये, स्टैटिक जीके में भी पूछते हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द भक्ति सेक्ट नेम्ड पुष्टि मार्ग। निम्नलिखित में से कौन पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय का संस्थापक था? वल्लभाचार्य, कबीर, शंकराचार्य या रामानुज। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए भाई? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज वल्लभाचार्य। Who among the following was the founder of the Suryavanshi Gajapati dynasty that ruled parts of Odisha and Andhra Pradesh in the 15th century? निम्नलिखित में से कौन सूर्यवंशी गजपति वंश का संस्थापक था जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र के कुछ हिस्सों पर शासन किया था?
ऑप्शंस है भानुदेव, वासुदेव, सुरेंद्र देव या कपिलेंद्र देव। तो ध्यान रखेंगे, उड़ीसा और आंध्र के क्षेत्र में गजपति डायनेस्टी, गजपति वंश की स्थापना कपिलेंद्र देव के द्वारा की गई थी। Who among the following was the Nizam of Hyderabad in 1947? निम्नलिखित में से 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था? ये तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। 1911 से लेकर 1948 तक हैदराबाद में शासन किया निजाम उस्मान अली ने। कहने का मतलब, जब सैन्य अभियान करके हैदराबाद में सैन्य कार्यवाही करके उसका विलय भारत में किया गया, उस समय उस्मान अली वहां का निजाम हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ पिश्ताक इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेडिवल इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर? मध्यकालीन इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिश्ताक का अर्थ निम्नलिखित में से क्या था? ऑप्शन दिए हैं गुंबद, ऊंचा प्रवेश द्वार, सच्चा मेहराब या पानी की टंकी। अ टॉल गेटवे, एक ऊंचे प्रवेश द्वार को ही क्या कहा जाता था? पिश्ताक कहा जाता था। प्रॉफिट मोहम्मद फाउंडेड द फेथ ऑफ इस्लाम इन द डैश सेंचुरी। ऑप्शन दिए हैं 6th, 8th, 9th एंड 10th। क्वेश्चन नंबर 39 है, लेकिन आप जानते हैं या तो हमारे टाइपिस्ट ने ऑप्शंस गलत टाइप करे हैं या फिर क्वेश्चन में ऑप्शंस ही गलत दिए हुए हैं। ध्यान रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो हर सूरत में आंसर होगा 7th सेंचुरी, क्योंकि 610 ईस्वी में ही पैगंबर मोहम्मद साहब का एनलाइटमेंट या इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 7th सेंचुरी। और 7वीं शताब्दी में ही इस्लाम की स्थापना प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा की गई थी। Who among the following was appointed as the curator of ancient monuments in 1880? निम्नलिखित में से किसे 1880 में प्राचीन स्मारकों का संरक्षक नियुक्त किया गया था? 1880 की बात है ये। ऑप्शन है अल्फ्रेड फाउचर, H. कोल, जॉन मार्शल या राजेंद्र लाल मित्र। ध्यान रखेंगे, ही वॉज H. कोल। Who among the following was a Portuguese writer who wrote about the trade and society in South India? निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली लेखक था जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लिखा था? ऑप्शंस दिए हैं निकोलाउ मनुची, फ्रैंकोइस बर्नियर, जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेर्नियर या डुआर्टे बारबोसा। ही वॉज डुआर्टे बारबोसा। नेक्स्ट, Who among the following was the first Portuguese viceroy of India? निम्नलिखित में से भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो आप जानते हैं पुर्तगालियों का सबसे पहला वायसराय या गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बना। ये रहा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसने 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक ये पुर्तगालियों का सबसे पहला वायसराय रहा। इसके बाद आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से लेकर 1515 तक। फिर आया नीनो डी कूना, ऑप्शन में नहीं है, जाने दीजिए, नहीं है तो दोस्तों ये थे मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड या शुरुआती मॉडर्न पीरियड से संबंधित कुछ मिसलीनियस क्वेश्चंस। जल्दी से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अब दिल्ली दूर नहीं है। तो मैं अभिषेक सुमन आपसे विदा चाहता हूं इस सेशन से। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।